हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। हम लोग पिछले लेक्चर में फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन पढ़ रहे थे, उसके बीच काफी सारे डिफरेंसेस डिस्कस किया मैंने। आज हम लोग देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, तो हेडिंग लिखेंगे सब लोग, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? इट इज ए ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्स बाई एम को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर ग्राफ को ही हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये दो प्रकार का होता है। देयर आर two types of adsorption isotherm. Adsorption isotherm. तो पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, इट इज गिवन फॉर फिजिक्स ऑप्शन। तो फिजिक्स ऑप्शन का हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का होता है एट हाई प्रेशर। तो अगर हमारे पास कोई एड्सॉर्बेंट है यानी सॉलिड सरफेस है, तो कम अगर हम प्रेशर रखते हैं तो मान लीजिए कि यूनी लेयर बना है। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो ये मल्टी लेयर बनता चला जाएगा, फिजिक्स ऑप्शन होता चला जाएगा। और एक समय के बाद जो नेट रेसिडुअल डाउनवर्ड फोर्स है वह अपवर्ड फोर्स से बैलेंस्ड हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। उसके बाद जब आप फर्दर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर फर्दर एक अलग लेयर तैयार नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स बैलेंस हो गया है। यानी कि शुरू में जब हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एक लेयर से दूसरा लेयर, तीसरा मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर अमाउंट यानी ज्यादा मास गैस का इस सॉलिड एड्सॉर्बेंट के ऊपर ज्यादा मास अवशोषित हो रहा है प्रेशर बढ़ाते जाने पर, क्योंकि यह यूनी लेयर से डबल लेयर, ट्रिपल लेयर होता चला गया। बट इसकी एक सीमा होगी कि कितना लेयर बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो जैसे से हम प्रेशर बढ़ाते हैं, एक सर्टेन प्रेशर तक हमारा लेयर बनता जाएगा, सो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। उसके बाद एक सर्टेन मैक्सिमम प्रेशर पर जितना होना था एड्सॉर्प्शन हो चुका है फिजिक्स ऑप्शन। उसके बाद यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। यानी उसके बाद जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जितना बनना था वो बन चुका है। अब प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में चेंज आने वाला नहीं है, यानी जो हो चुका उतना ही रहेगा मास एड्सॉर्ब। सो एक्सपेरिमेंटली जब हम x बाई एम का ग्राफ प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, अगर मैं इसे बोल देता हूं पॉइंट, यहां पे पॉइंट में बोल देता हूं समझने के लिए A, यहां पे पॉइंट में बोल देता हूं B और इधर पॉइंट में बोल देता हूं C। तो एक्सपेरिमेंटल ये ग्राफ है।
तो आप ये कहोगे कि बी से सी तक एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी एक्सटेंट ऑफ जो फिजिजॉर्प्शन है कांस्टेंट है। यानी ये वाला जो ग्राफ होता है ये हाई प्रेशर पे, क्योंकि यहां इस बी पॉइंट पर इसका मतलब बी पॉइंट पे सैचुरेशन आ चुका है, यानी जितना मल्टी लेयर बनना था बन चुका है। इस बी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर को सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रेशर, एस फॉर सैचुरेशन। और ओरिजिन से यानी जीरो प्रेशर से एक कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, लेट्स से आई एम सेइंग दिस वन पीए प्रेशर, यहां तक क्या हो रहा है कि ग्राफ से, ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इससे क्या दिखाई दे रहा है कि यहां तक क्या हो रहा है कि जैसे से हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं लीनियरली एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में एक लेयर बना, दूसरा लेयर बना, तीसरा लेयर बना, तो ये लीनियरली बढ़ता है। यानी ये जो, और इसे मैं O कह देता हूं, तो OA वाला जो पॉइंट है, OA वाला जो लाइन है, यह ग्राफ एट लो प्रेशर पे इंडिकेट करता है। और जो A से B वाला थोड़ा आर्क जैसा आपको दिख रहा है, A से B वाला जो ग्राफ है वो आपको आर्क जैसा दिख रहा होगा, ऐसे आर्क जैसा दिख रहा होगा, कर्व जैसा। ये A और B है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। लेकिन अब आते हैं कि ये फ्रेंडली कहां से आ गया। ये साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंटल जो फिजिजॉर्प्शन का ग्राफ आया उसका कोई तो मैथमेटिकल फंक्शन होगा, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, यानी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए एज वेल एज मैथमेटिकली फ्रेंडलिक आते हैं और एक इक्वेशन देते। तो फ्रेंडलिक ने मैथमेटिकली, चलो ब्लैक वाले से लिख लेते हैं, मैथमेटिकली बाय फ्रेंडलिक इन्होंने एक इक्वेशन दिया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स बाई एम बराबर k इंटू पी के पावर 1 बाई एन, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। इन्होंने एक फंक्शन दिया जहां x बाई एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें भी अगर मैं x की बात करूं तो यह है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, और m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इसलिए x बाई एम, पूरे x बाई एम को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब P हमारा है प्रेशर, जिस प्रेशर पे अपन बात कर रहे हैं, वेयर K एंड N आर कांस्टेंट depends on nature of gas and nature of adsorbent at given temperature, ठीक है। एक नोट करके समझिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बताया था कि जैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस जब हम प्रेशर ग्राफ बनाते हैं एट T1 टेम्परेचर तो ऐसा दिखेगा, एट T2 टेम्परेचर ऐसा दिखेगा, है ना, एट T3 टेम्परेचर ऐसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा T1 T3 टेम्परेचर है, ये T2 है और ये T1 है, कोई सा ऊपर नीचे ले सकते। तो अगर हम T1 टेम्परेचर पे बात करते हैं, यानी एक खास टेम्परेचर T1 पे बात कर लें, तो T1 टेम्परेचर पे यदि हम बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है लीनियरली,
उसके बाद थोड़ा कर्व के स्टाइल से बढ़ता है, आफ्टर सर्टेन प्रेशर ये फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह से T2 टेम्परेचर पे भी शुरू में ग्राफ हमारा लीनियरली बढ़ता है, फिर थोड़ा कर्व के स्टाइल से रहता है अप टू सर्टेन प्रेशर, उसके बाद सैचुरेशन लाइन आ जाता है। क्या जाता है? सैचुरेशन, यानी कि कांस्टेंट आ जाता है। अच्छा, और हमने ये भी देखा कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर हम प्रेशर यहां कांस्टेंट लाइन ड्रॉ किए, ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो एक खास पर्टिकुलर प्रेशर पे T3 पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा है, T1 पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम है, T2 पे बीच में है इंटरमीडिएट। T3 पे चूंकि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो हमको पता है कि फिजिजॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि T3 की वैल्यू कम होती होगी, अर्थात T1 की वैल्यू ज्यादा होती होगी देन T2 की देन T3 की। ये तीन अलग अलग आइसोथर्म है, आइसोथर्म एट T1, आइसोथर्म एट T2, आइसोथर्म एट T3। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये फ्रेंडलिक का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ये फ्रेंडलिक वाला इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व्ड ग्राफ था इसको एक्सप्लेन कर पाने में सक्षम है कि नहीं? पूरे तरीके से उसको समझते हैं। तो बच्चों, अगर आपके पास ये एक फंक्शन दिया है और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे इस फंक्शन का, तो मैथमेटिकली इसका ग्राफ ऐसे आता जाएगा, कभी सैचुरेशन लाइन नहीं आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि एट हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। फिर भी जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, अप्रोक्सीमेटली एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्टेन्ड ग्राफ है उसको एक्सप्लेन कर देता है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली शब्द क्यों कहा? क्योंकि जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ये जो फंक्शन है, यह हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं है। मतलब क्योंकि अगर हमको ये मैथ का फंक्शन, सपोज आई एम ए स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, और हमें कोई ये फंक्शन दे देता है और कहता है कि ग्राफ बनाओ, तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे और n के बारे में बहुत ज्यादा चीज नहीं कहता है कि n कांस्टेंट है, तो ग्राफ आप बनाते जाओगे, सैचुरेशन ऐसे सीधी लाइन नहीं आएगी कभी, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो फंक्शन से p बढ़ाते जाएंगे तो XYM भी बढ़ते जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कह रहा है कि फिजिजॉर्प्शन जो हमने बताया, डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, वो तो मल्टी लेयर का होता है। शुरू में प्रेशर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन इसकी एक हद होती है। जब सारी जितनी लेयर बननी थी बन चुकी तो इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में चेंज नहीं आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। तो जो फ्रेंडलिक का फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के आधार पे डिट्टो ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। इतना तक तो मैच करेगा, लेकिन यहां पे ना आने के बजाय ऊपर से ऐसे भागता रहेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाला जो फंक्शन है, जो दिया गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज नॉट एप्लीकेबल एट, तो क्या लिखेंगे आंसर? एट हाई प्रेशर इट इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, लेकिन मैंने ये कहा कि फ्रेंडलिक एक्सप्लेन अप्रोक्सीमेटली the experimental result। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है और XYM
बराबर के पी के पावर 1/n का ग्राफ बनाता है और उसको ज्यादा सीधे सीधे फंक्शन दिया है और इसका ग्राफ बनाना शुरू करता है तो उसको ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ग्राफ कुछ ऐसा है। तो ये कह सकते हैं कि हाई प्रेशर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लो प्रेशर पे तो कर ही दे रहा है लगभग। अब लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हाई प्रेशर पे भी एक्सप्लेन करना है तो एक कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा। जैसे बच्चों केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट एट लो प्रेशर अगर हम ये कहें कि लो प्रेशर 1/n की वैल्यू 1 है, मान लीजिए लो प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 1 है अर्थात n की वैल्यू 1, ऐसा यदि हम मान लें तो हम कह सकते हैं कि x/m इसकी वैल्यू हमने 1 मान ली तो x/m बराबर k गुना p। तो हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर पे x/m का जो ग्राफ है लो प्रेशर पे ऐसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप देख सकते हो शुरू में ही मैंने कहा था कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया है ये वाला OA वाला जो लाइन है ये एट लो प्रेशर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। तो लो प्रेशर यानी एक कंडीशन लगाना पड़ा, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड कर्व था उसको इस मैथमेटिकल फंक्शन से यदि मुझे एक्सप्लेन करना है, यानी फ्रेंडली को यदि एक्सप्लेन करना है तो उनके अनुसार कंडीशन है लगाना पड़ेगा कि 1/n बराबर 1 होना चाहिए लो प्रेशर पे। अब होना चाहिए क्यों, होता होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है लो प्रेशर पे x/m जो है प्रेशर के लीनियरली वेरी कर रहा था। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एट लो प्रेशर 1/n की वैल्यू 1 होती है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए, ठीक है। अब उसी तरह से केस 2 डिस्कस करते हैं। एट हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर हो तो 1/n की वैल्यू टेंड्स टू 0, 1/n की वैल्यू टेंड्स टू 0 यानी कि लगभग 1/n की वैल्यू हम 0 मानेंगे, यानी n की वैल्यू इंफिनिटी मान रहे हैं। तो जब 1/n की वैल्यू 0 मानेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो रिड्यूस होके x/m इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, यानी कि कांस्टेंट यानी हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यानी हाई प्रेशर कौन सा, प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर। 2 केस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरा केस, केस 3 इंटरमीडिएट प्रेशर। एट इंटरमीडिएट प्रेशर अगर हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि 1/n की वैल्यू हाई प्रेशर पे 0 है तो फिर फ्रेंडलिक एक्सप्लेन कर दे रहा है, लेकिन चूंकि हमें ये कंडीशन एज्यूम करना पड़ रहा है, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि ये अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। एट इंटरमीडिएट प्रेशर पे 1/n की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है, मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होती है इसकी 1/n की 0.1 से के बराबर और बड़ा और 0.5 के से छोटा, ये बराबर। सो अगर 1/n की वैल्यू इसके बीच लाई कर रहा हो, प्रैक्टिकली इसके आसपास होता है, तो फिर फंक्शन
को हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अगर ये 0 होता तो मैं एक्स वाई एम बराबर के लिख दूंगा, अगर 1 बाई एन 1 है तो एक्स वाई एम बराबर के है, अगर इसके अलावे कुछ है तो उसको डिड्यूस नहीं कर सकते ना, तो एज इट इज छोड़ दिया। यानी ये फंक्शन हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए है। यही वजह है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। इसमें मैंने बोला कि जैसे सपोज ये बी पॉइंट है, यहां मैंने सी पॉइंट ले लिया, ये ओ पॉइंट ले लो और यहां मान लो कि ए पॉइंट। तो इस जोन में, ओए वाली जोन में एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कह सकते हो, या अगर फंक्शन ही देना है तो आप दे दीजिए एक्स बाई एम बराबर के पी। और इस वाले के लिए एक्स बाई एम बराबर के पी 1 बाई एन, और इस वाले के लिए एक्स वाई एम बराबर के। क्लियर? तो डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि एबी जोन में क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन एबी ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकता है, ओए को कौन सा एक्सप्लेन कर सकता है, बीसी को कौन सा एक्सप्लेन कर सकता है। क्लियर? चूंकि बेटा हमने इन सब एन पे कंडीशन लगाया, इसलिए ये वर्ड लिख रहे हैं कि फ्रेंडली जो है अप्रोक्सीमेटली एक्सप्लेन करता है। बट इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स एंड आई गिव यू अ फंक्शन एक्स बाई एम बराबर के पी के पावर 1 बाई एन, तो आप तो सिंपल ये सोचोगे ना कि प्रेशर बढ़ाएंगे सर तो ये एक्सटेंड बढ़ता जाएगा, फिर तो अगर प्रेशर बहुत हाई कर देंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बहुत हो जाएगा। इसका मतलब तुम तो कहोगे जी 10 ग्राम चारकोल कितना ग्राम भी H2 गैस या O2 गैस को अवशोषित कर सकता है? ऐसा कैसे संभव है? 10 ग्राम और 1 किलो O2 अवशोषित कर लिया। इसलिए हम ये एक नोट करके लिखेंगे कि एट हाई प्रेशर फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज नॉट एप्लीकेबल। यहां तक समझ में आएगा? अच्छा, देखिए जब भी हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, जैसे प्रेशर के पावर कुछ है और उस पावर एक्चुअली है क्या वो पता ही नहीं है, एन है जिसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, रेंज है इसका, तो इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए बोथ साइड हम लॉग ऑपरेट कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग एक्स वाई एम बराबर लॉग के गुना पी के पावर एन। इसे हम क्या लिखेंगे? लॉग के प्लस लॉग पी के पावर 1 बाई एन। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स वाई एम बराबर लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम इसको लॉग लेकर के इसको एक्सप्लेन करने की जरा कोशिश करते हैं। अब यदि ग्राफ हम प्लॉट करें y एक्सिस में log ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी log एक्स वाई एम वर्सेस log p, तो हमारे पास जो फंक्शन आया है बच्चों log एक्स वाई एम बराबर log k प्लस 1 बाई एन log p। चूंकि मैं इसे y की तरफ लिख रहा हूं तो इसे y मान लीजिए, log p को x एक्सिस की तरफ लिख रहा हूं तो इसे x मान लीजिए, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया 1 बाई एन स्लोप हो गया, और ये log p को x बोल दिया। यानी y बराबर mx प्लस c का कर्व होगा, लाइन हो, ग्राफ होगा। तो y बराबर mx का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, चूंकि प्लस इंटरसेप्ट है तो ये ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए,
इस तरीके से ग्राफ होना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या है? c है, जो किसके बराबर है? log k के बराबर है। किसके बराबर है? log k के बराबर है। ठीक है। और इसका अगर स्लोप देखिए तो ये इसका होगा स्लोप। अगर मैं इसे tan थीटा बराबर लिखूंगा m का मतलब 1/n, 1/n, ये है इसका स्लोप, विच इज इक्वल टू स्लोप। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो इसे नोट कर ले जरा, पीछे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो tan थीटा कैसे भी कर लो, एक ही बात है। ये ग्राफ है मतलब log x/m वर्सेस log p। तो ये हो गया आपका log k, और ये जो इसका स्लोप हो गया tan थीटा, जो कि 1/n के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, यह भी ग्राफ जो है हाई प्रेशर पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है हाई प्रेशर पे? कैसे सर? देखिए, प्रेशर यदि बहुत हाई रहेगा तो आप इसको थोड़ी ना इग्नोर करोगे। इग्नोर तो इस वाले टर्म को करोगे जब P बहुत हाई होगा, तो log P बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। सो y बराबर c प्लस mx, प्रेशर अधिक होना यानी log P अधिक होना यानी x अधिक होना, फिर तो ये ग्राफ जाते जाएगा आसमान को टच कर जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होने का। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? सैचुरेशन प्रेशर के बाद x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि एट हाई प्रेशर x/m की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी बेटा। तो log x/m भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो कायदे से ये ग्राफ ऐसे गया, उसके बाद हो जाना चाहिए ऐसे कांस्टेंट, एक सैचुरेशन प्रेशर के बाद। ठीक, तो अभी ये लाइन नहीं बना रहे हम, क्योंकि ऐसा तो एक्सपेरिमेंटल आएगा ना जब हम बनाएंगे, तो फ्रेंडली के हिसाब से ऐसा आ रहा है, इसीलिए तो हमने कहा कि एट हाई प्रेशर फ्रेंडलिक जो है वैलिड नहीं है, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वैलिड नहीं। यहां तक क्लियर है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जैसे log x/m है और log p है। ये आपको क्वेश्चन में ग्राफ दिया है बेटा, और इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी जो वैल्यू हमको दिया हुआ है log 2 दिया हुआ है। ये कितना दिया है? log 2। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एट 2 atm प्रेशर, और ये स्लोप भी दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए, log x/m बराबर क्या होता है बताओ? log k प्लस 1/n log p। तो बेटा log k जो कि y इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, log 2 रख देंगे। 1/n जो कि tan थीटा के बराबर होगा, यानी 45 डिग्री है, तो स्लोप होगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कितना होगा? 1 रख देंगे। log क्वेश्चन में प्रेशर कह रहा है 2 atm प्रेशर, 2 atm। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 log 2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ये 2 हटा के अंदर पावर में भेज सकता हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप उसे 2 log 2 लिखते, तो ऐसा को मैं log 2 के पावर 2 लिखूंगा।
अर्थात मैं इसे log 4 लिखूंगा, यानी log x बाई m बराबर आ गया log 4। दोनों तरफ से log हटा लीजिए तो x बाई m की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 4 आ गई। बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक, आया सबको समझ में? इसे नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लो सब लोग। कर लिया सबने नोट? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। सेकेंड टाइप का जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हमारा होता है लैंग-मुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एक दो बार कंपटीशन में आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये वाला वैसे केमीजॉर्प्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? केमीजॉर्प्शन के लिए, क्योंकि इस लैंग-मुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में कुछ एजम्पशन है, कुछ इन्होंने एजम्पशन लिया था। क्या एजम्पशन लिया? इन्होंने ये एजम्पशन लिया कि एड्सॉर्प्शन occurs only at the surface of a solid। दूसरा, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन only unimolecular layer is formed। सिंस इसमें ये assumption है कि सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बना है, अर्थात यह केमीजॉर्प्शन ही हो सकता है। क्या हो सकता है? केमीजॉर्प्शन ही हो सकता है। तीसरा, इन्होंने एजम्पशन लिया था जिस प्रकार से सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है उसी प्रकार से सरफेस से डिसॉर्प्शन भी हो सकता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि केमीजॉर्प्शन में डिसॉर्प्शन करना इतना आसान नहीं होता है, बट ये लैंग-मुइर का एजम्पशन है, वो आपको ध्यान रखना होगा। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बराबर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मतलब इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? बराबर। ठीक, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे फ्रेंडलिक ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, वैसे ही लैंग-मुइर भी देते हैं एक्सप्रेशन x बाई m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बराबर AP अपॉन 1 प्लस BP, वेयर x अपॉन m तो हो गया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, P है हमारा प्रेशर, A और B जो है वेयर A एंड B आर लैंग-मुइर पैरामीटर या लैंग-मुइर कांस्टेंट, वेयर A एंड B आर लैंग-मुइर पैरामीटर और लैंग-मुइर क्या होते हैं? कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए इसको भी केस वाइज डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत अधिक होगा बेटा तो B गुना P, BP की वैल्यू ज्यादा होगी 1 से। BP की वैल्यू, चूंकि प्रेशर ज्यादा ले रहा हूं तो B गुना P बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो BP की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस जो BP है उसे हम BP ही लिख सकते हैं, 1 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। Therefore, we can say कि x अपॉन m जो होगा
वह AP अपॉन BP और PP काट दिया यानी A अपॉन B अर्थात X अपॉन M, A अपॉन B अर्थात कांस्टेंट। यानी कि ये लैंगमिर कह रहा है कि हाई प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बात एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, केस 2 देखिए। एट लो प्रेशर पे बेटा P की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो लो प्रेशर पे आप कहोगे कि BP से ज्यादा हो जाएगा 1, क्योंकि P हमने लिया बहुत लो, तो 1 का ही वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसलिए 1 प्लस BP में चूंकि BP ही बहुत छोटा हो गया लो प्रेशर पे, तो इसको इग्नोर मार सकते हैं। तो इसे लगभग हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इस वाले इक्वेशन में BP की जगह लगभग हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, 0 कर लेंगे, यानी 1 प्लस BP को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे। 1 प्लस BP को लगभग क्या कह लेंगे, 1 कह लेंगे। ठीक, चलिए तो इसके बाद ऊपर लिख देता हूं। सो एट लो प्रेशर ये वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा AP अपॉन 1 प्लस 0, क्योंकि ये लगभग मैंने इग्नोर कर दिया, यानी AP अपॉन 1। सो किसके बराबर हो गया, AP के। तो आप कह सकते हो कि लो प्रेशर पे X अपॉन A AP के बराबर है, यानी X अपॉन M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के पावर 1 है। सो लो प्रेशर पे लीनियरली ग्राफ जाएगा। क्या जाएगा, लीनियरली। जो हमारा लैंगम्यूर का आइसोथर्म है, ये हाई पे भी एक्सप्लेन कर देता है, लो पे भी कर देता है, सब जगह कर देता है। अच्छा, अब अगर केस 3 इंटरमीडिएट प्रेशर, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर X अपॉन M की वैल्यू यही रहेगी। अब इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस BP। ठीक है, आया सबको समझ में। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे बेटा, नोट करेंगे एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, जैसे बेटा मान लो हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन है। तो मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है, 1 लीटर, और इस एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 0.6 मोलर है। कितना है बेटा, 0.6 मोलर। इसको समझने के लिए पहले एक रियलिस्टिक सिचुएशन लेते हैं, उसको प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। एसिटिक एसिड का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.6 मोलर है और 1 लीटर मैंने ये सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अच्छा, तो हमने देखा कि ये 1 लीटर है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कि 2 ग्राम मैंने चारकोल ऐड कर दिए। 2 ग्राम चारकोल इज एडेड, ऐड कर दिया। आफ्टर सम टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, कौन सा टाइम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसको बढ़िया से चेक कीजिए और छोड़ दीजिए कुछ देर तक, तो जितना एड्सॉर्प्शन होना था हो जाएगा। तो चारकोल के सतह के ऊपर एसिटिक एसिड जो सॉल्यूट है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा।
सारा नहीं, जितनी 2 ग्राम की कुछ खास एक कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कुछ हुआ होगा एड्सॉर्प्शन। ओके, तो इसके बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 1 ही लीटर है, 1 ही लीटर लगभग सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, लेकिन जो कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का हमको बाद में पता चला, तो पता चला कि 0.5 मोलर है कंसंट्रेशन। कितना है? 0.5 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है। अब क्वेश्चन यही है, मान लो कि ये क्वेश्चन है फाइंड XYM, यानी कितना ग्राम एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हुआ है पर यूनिट मास ऑफ चारकोल, पर यूनिट मास ऑफ चारकोल। तो हम ये कहेंगे कि चारकोल डालने से पहले मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या था? मोल्स ऑफ AA यानी एसिटिक एसिड, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, 0.6 इंटू वॉल्यूम 1 यानी 0.6 मोल बेटा। चारकोल मिलाने के बाद हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर चारकोल आ जाएगा, उसको हटा लेंगे, तो जो सॉल्यूशन बचा है उसकी ये कहानी है कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो अब इसके अंदर एसिटिक एसिड कितना बचा है? तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 0.5 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम यानी 0.5 मोल। तो ये 0.1 मोल कहां गया बेटा? 0.1 मोल चारकोल के ऊपर अवशोषित हो गया, पहले 0.6 मोल था, अब 0.5 मोल है। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब 0.6 माइनस 0.5, 0.1 मोल। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। तो 0.1 मोल हमारा चारकोल के ऊपर अवशोषित हो गया। कितना हो गया? 0.1 मोल। ये जो चारकोल हमने अंदर डाले थे उसके ऊपर 0.1 मोल हमारा जो है, 0.1 मोल हमारा जो है एसिटिक एसिड अवशोषित हो गया, 0.1 मोल एसिटिक एसिड, अर्थात 0.1 गुना मोलर मास 6 ग्राम इसके ऊपर अवशोषित हो गया। तो अगर मुझे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकालना है, चारकोल क्वेश्चन में 2 ग्राम दिया हुआ था, तो X है मास ऑफ एसिटिक एसिड और ये है मास ऑफ चारकोल, मास ऑफ चारकोल। तो 6 ग्राम एसिटिक एसिड, चारकोल क्वेश्चन में 2 ग्राम दिया था, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, यानी 3 ग्राम एड्सॉर्ब हो गया पर ग्राम ऑफ चारकोल, 3 ग्राम एड्सॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ चारकोल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इस एड्सॉर्प्शन को का जो ये फेनोमेना पूरा आपको बताया गया है, इसको समझने के लिए फ्रेंडलिक वाला ही एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन इन सॉल्यूशन फेज जहां हम XYM बराबर K और P के जगह लिखेंगे C जहां मोलर कंसंट्रेशन है। जब बेटा सॉलिड के ऊपर गैस की बात कर रहे थे तो यहां प्रेशर था, सॉल्यूशन के अंदर खाली यहां कंसंट्रेशन है। ठीक, लेकिन यहां पे वेयर K और N तो यहां भी कांस्टेंट रहेंगे। C जो हमारा है इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिखा है कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी कि एड्सॉर्बेट। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उसका क्या कंसंट्रेशन है।
तो ये भी फ्रेंडलिक ही कहा जाता है क्योंकि उसी के जैसा है। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इन सॉल्यूशन बात हो रही है, सिर्फ प्रेशर को रिप्लेस कर दिया है कंसंट्रेशन से। इस केस में भी अगर मैं लॉग ले लेता हूं तो log x बाई एम बराबर log k 1/n log ऑफ कंसंट्रेशन। और यहां भी बच्चों अगर आप ग्राफ बनाओगे log c इधर और इधर log x बाई एम ले लेते हैं तो यहां भी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा हो गया log k और इसका ये हो जाएगा अपना स्लोप 1/n। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो लिख लिया आप सबने। तो जैसे मैंने एक एसिटिक एसिड वाला ये उदाहरण समझाया है वैसी एक दो एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अगर हमारे पास एसिटिक एसिड, इवन बेंजोइक एसिड या कोई एसिड है, उसका सॉल्यूशन है बेटा, उसमें हमने चारकोल डाल दिया तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, घट जाता है ड्यू टू एड्जॉर्प्शन। उसी तरह से अगर हमारे पास लिटमस का सॉल्यूशन है, आपने सुना होगा ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, है ना, तो रेड किसी कंपाउंड के ही वजह से तो रेड लिटमस पेपर होते होंगे कि जन्म से ही धरती से ही आते पेपर लाल कलर के। तो पेपर रेड जो लिटमस पेपर है चाहे ब्लू लिटमस पेपर है वो बनाए जाते हैं ना बेटा। तो ब्लू लिटमस पेपर का जो सॉल्यूशन है जिससे वो ब्लू या रेड बनता है तो उसे हम सीधे बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन को जब हम चारकोल में डालते हैं तो वह हमारा कलरलेस हो जाता है ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ कलरिंग मैटर, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ कलरिंग मैटर। लिटमस सॉल्यूशन becomes colorless in presence of charcoal। उसी तरह से एक मैग्नेसॉन रिएजेंट होता है। मैग्नेसॉन रिएजेंट ये क्या होता है? मैग्नेसॉन रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जो किसी सॉल्ट के अंदर मैग्नीशियम की उपस्थिति का डिटेक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेसॉन रिएजेंट। तो अगर हमारे पास ए सॉल्यूशन, मान लीजिए, समझ लेते पहले, मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम के कोई सॉल्ट है Mg2+, आयन कंटेनिंग कोई सॉल्ट है। तो जब हम इसमें बेस डालते हैं, NaOH डालते हैं, चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो ये MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट बन जाता है। सॉलिड क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। लेकिन ये प्रेसिपिटेट हमने नॉर्मल एक्वा सॉल्यूशन में तैयार किया तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। कैसा होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर इसके अंदर पहले से मैग्नेसॉन रिएजेंट डाल देते हैं, कौन सा? मैग्नेसन रिएजेंट, मैग्नेसन रिएजेंट, तो इसकी उपस्थिति में ये प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो जो MgOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट है, जो प्रेसिपिटेट है, इसके ऊपर मैग्नेसॉन भी एड्सॉर्ब हो जाता है। सो हम कहते हैं कि जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मैग्नेसॉन रिएजेंट में कराते हैं तो ये कलर्ड हो जाता है, क्योंकि मैग्नेसन जो रिएजेंट है वो MgOH ट्वाइस जो प्रेसिपिटेट है उसके ऊपर क्या हो जाता है? मैग्नेसन रिएजेंट का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? एड्सॉर्प्शन हो जाता है। मैग्नेसन रिएजेंट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या हो जाते हैं?
एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ब्लू कलर जिस के वजह से होता है, मैग्नीशियम रीजेंट की वजह से होता है, तो ये रीजेंट इसके ऊपर इसका क्या हो जाता है, एड्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ extent of adsorption from solution तो हम ये देखते हैं कि extent of adsorption डिक्रीज करता है if we increase temperature। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। मान लो चारकोल के ऊपर एसिटिक एसिड वाला सॉल्यूशन में चारकोल डाल दिए तुमने, चारकोल के ऊपर एसिटिक एसिड का एड्सॉर्प्शन हो गया, और तुम गर्म कर रहे हो तो जो भी एड्सॉर्प्शन हुआ उसको छोड़ने लगेगा ना जी, वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, यानी कि 10 ही ग्राम चारकोल लिया लेकिन सॉलिड फॉर्म में लिया, क्रिस्टल फॉर्म में लिया और पाउडर फॉर्म में लिया, तो पाउडर वाला जो है ज्यादा अमाउंट एड्सॉर्ब कर सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा गैस को भी जब एड्सॉर्ब कर रहे थे तो भी ये दोनों फैक्टर दोनों में हमने देखा था। खाली गैस वाला में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो हमारा है वो डिपेंड करता है हम फिजिज ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि केमिज ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो फिजिज ऑप्शन वाले में टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटता था, केमिज ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ा था एक सर्टेन हाइट तक, उसके बाद घटना चालू हो गया था। ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट यानी कि सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कितना है, मतलब कितना ज्यादा एसिटिक एसिड को अगर हम चारकोल में डाल के एडसॉर्प्शन करा रहे हैं तो कितनी मात्रा है उसकी, इस बात पर भी डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। जैसे हम गैस के केस में प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था, इसके केस में सी यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड एडसॉर्बेंट। यहां सॉल्यूट से मतलब है एडसॉर्बेट। जरूरी नहीं है कि 10 ग्राम चारकोल के ऊपर अगर x ग्राम एसिटिक एसिड का एड्सॉर्प्शन हुआ है तो सिमिलर कंडीशन में 10 ग्राम चारकोल के ऊपर x ही ग्राम बेंजोइक एसिड का एड्सॉर्प्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग सॉल्यूट है तो अलग ना होगा भाई, सबका इंटरेक्शन लेवल अलग होगा। यहां तक क्लियर है सबको? तो इसे पहले नोट कर लीजिए सब लोग। तो लिख लिया सबने बेटा? चलो तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि 4-5 एप्लीकेशन बताइए। तो पहला एप्लीकेशन आप लिख सकते हो कंट्रोल इन ह्यूमिडिटी। मान लीजिए हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है,
जिस भी वेसल में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना है तो हम सिलिका जेल डाल दें, चाहे कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, चाहे एल्यूमिना जेल डाल देते हैं, तो हमारा मॉइस्चर को क्या कर लेता है, पानी के वाटर के वेपर का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। इससे ह्यूमिडिटी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है गैस मास्क। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कोल माइंस होता है, तो कोल माइंस में क्या होता है, पॉइजनस गैसेस होती हैं, मीथेन गैस रिलीज होते रहता है। तो जो कोल माइंस में वर्कर काम करते हैं वो मास्क लगाए हुए होते हैं, उसमें चारकोल होता है मास्क में, और सम स्पेशल एड्सॉर्बेंट होता है जो पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। तो बॉडी के अंदर पॉइजनस गैसेस नहीं जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे वे। तो पॉइजनस गैसेस आर एड्सॉर्ब ओवर द एड्सॉर्बेंट प्रेजेंट इन द मास्क, है ना, जो कि कोल माइंस में वर्कर काम करते हैं वो यूज करते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। इन क्रिएटिंग अल्ट्रा वैक्यूम, कई बार क्या होता है कि हम वैक्यूम पंप से एयर तो निकाल लिए, किसी वेसल में हमें हाई लेवल की वैक्यूम चाहिए, अल्ट्रा क्लीन सरफेस चाहिए, वैक्यूम पंप से इसमें से एयर बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गैस इसके अंदर रह जाते हैं, तो हम इसमें चारकोल डाल देंगे, वो गैस उस चारकोल के ऊपर अवशोषित हो जाएंगे और हाई लेवल की वैक्यूम क्रिएट हो सकती है। 3 हो गया। फोर्थ एप्लीकेशन, इन एब्जॉर्बिंग कलरिंग मैटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक डाई है या किसी भी तरह का डाई है जो एक पर्टिकुलर कलर का है, उसमें हम एनिमल चारकोल डाल देते हैं, तो डाई जिस सब्सटेंस के वजह से होता है, कलर जिस सब्सटेंस की वजह से होता है, जिस सॉल्यूट की वजह से होता है, वो एनिमल चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से हम उस कलर को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। इन सेपरेशन ऑफ गैसेस, गैस को सेपरेट करने में भी हम काम में लाते हैं। जैसे हमारे पास नोवल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबका सेपरेशन कोकोनट चारकोल मेथड से किया जाता है, क्योंकि जो सारी गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हर गैस का वंडर वाल कांस्टेंट यानी स्मॉल a की वैल्यू अलग है। तो सारे गैस बराबर मात्रा में एड्सॉर्ब होंगे ऐसा तो नहीं है, सबका अलग अलग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो जिसका इंटरेक्शन कोकोनट चारकोल के प्रति ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन करेगा, तो जल्दी सारा का सारा एड्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। मान लो जैसे हमारे पास इसमें सारे नोबल गैसेस हैं, अभी समझने के लिए मान लेते हैं नियॉन ले लेते हैं और आर्गन ले लेते हैं, या ऐसे करते हैं आर्गन ले लेते हैं, क्रिप्टन ले लेते हैं, और इसमें हमने कोकोनट चारकोल ले लिया। कोकोनट चारकोल क्या होता है, कोकोनट को जब हम इन एरोबिक कंडीशन में या बहुत मिनिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर देते हैं तो ब्लैक कलर का जो रेसिड्यू हमको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोकोनट चारकोल। तो उसमें कोकोनट चारकोल में जब हम इसके अंदर डाल देते हैं तो क्रोमियम का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है कंपेयर टू आर्गन, तो क्रोमियम सारा का सारा इसके ऊपर कोकोनट चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, और टेम्परेचर घटाते रहिए, प्रेशर बढ़ाते रहिए। टेम्परेचर घटाएंगे तब भी फिजिजॉर्प्शन बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ाएंगे जब भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर घटाइए, प्रेशर बढ़ाइए। तो सारा क्रिप्टन, चूंकि क्रिप्टन का मोलर मास अधिक है तो इसका वंडर वाल कांस्टेंट स्मॉल a की जो वैल्यू होती है, स्मॉल a की वैल्यू जो होती है, हीलियम से ज्यादा नियॉन, नियॉन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टन, क्रिप्टन से ज्यादा
हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीना, क्रिप्टन से ज्यादा जेनॉन, जेनॉन से ज्यादा रेडॉन, ऐसा होता है स्मॉल ए का वैल्यू। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, इस दोनों में क्रिप्टन का ज्यादा होगा। तो क्रिप्टन सारा का सारा पहले ही एड्सॉर्ब हो जाएगा, आर्गन बचा रहेगा। इस तरीके से दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर? इसे नोट कीजिए। कितने हो गए? 5। 6 इन फ्रोथ फ्लोटेशन, ये हम लोग मेटलर्जी में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसमें क्या होता है, लो ग्रेड जो सल्फाइड ओर होते हैं, लो ग्रेड सल्फाइड ओर होते हैं। जैसे हमारे पास लेड सल्फाइड और मान लीजिए जिंक सल्फाइड का मिक्सचर, इसमें जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड में किसी एक दोनों को सेपरेट करना है मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड में पाइन ऑयल लेते हैं और कुछ फ्रोथिंग एजेंट और लेते हैं और क्रेजोल भी लेते हैं एक स्टेबलाइजर के तौर पे। तो जो फ्रोथ बनता है यानी जो झाग बनता है उसमें ऑयल और वाटर का ऐसा प्रोपोर्शन फिक्स कर दें, ऑयल और वाटर का एक सुटेबल प्रोपोर्शन रखते हैं ताकि उस फ्रोथ के ऊपर, झाग के ऊपर एक खास प्रकार का सल्फाइड, इस दोनों में उदाहरण के तौर पे जिंक सल्फाइड इससे चिपक जाता है, झाग के ऊपर आ जाता है, एड्सॉर्प्शन हो जाता है झाग के ऊपर, और लेड सल्फाइड पानी में ही रह जाता है। ठीक है, इसे हम सिलेक्टिव फ्रोथ फ्लोटेशन बोलते हैं। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में अपन मेटलर्जी में पढ़ेंगे डिटेल से, तो आप सीधे ये लिखना है एप्लीकेशन में कि इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बस अभी ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि उसमें तो पढ़ेंगे ही मेटलर्जी में। 7वां पॉइंट क्या है, इन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे बेटा उदाहरण के तौर पे हमारे पास अल्कीन है या जैसे वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो हाइयर अल्कीन होते हैं, अल्कीन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जब हम पास करते हैं तो निकेल लेते हैं कैटलिस्ट, निकेल, प्लैटिनम, प्लेडियम। तो ये हमारा निकेल के सतह के ऊपर क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्प्शन हो जाता है। शुरू में तो फिजिजॉर्प्शन होता है, बाद में केमिजॉर्प्शन हो जाता है ना। उसके बाद ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यानी करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो 7 पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट लिखेंगे इन क्योरिंग डिजीज। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, उसका क्योर कैसे करते हैं हम। जो डॉक्टर्स हमें ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, ड्रग्स, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये ड्रग है यानी मेडिसिन है, तो इसके ऊपर हमारा क्या होता है, जर्म्स जो होता है उसका एड्सॉर्प्शन हो जाता है और बेचारे यहीं आत्मदाह कर लेते हैं, यहीं पे बेचारे प्राण त्याग देते हैं, तो बेचारे मर जाते हैं। तो इन क्योरिंग डिजीज, इस प्रिंसिपल पे भी ड्रग हमारा जो है काम करता है। ठीक, तो इसे नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। 1-2 और एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दिया है, ये वाला आप एप्लीकेशन चाहे तो पढ़ सकते हो, बट इतना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए।